नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको करंट अफेयर की जो सीरीज दी जा रही है और आई दृष्टि के क्रम पे दी जा रही है, ऑथेंटिक बुक है, उसी में आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। और आज हम कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और जहाँ जहाँ योजनाओं में हम अंडरलाइन करते चलें, आपको वो चीज़ जरूर याद रखनी है। वो चीज़ निश्चित ही एग्जामिनर आपसे पूछने की उम्मीद करता है। और यदि आप इस समय कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो आपने आर ओ का दिया हो या यहाँ तक कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का दिया हो, आपको क्वेश्चन ऐसे टकराते हैं जिनके विषय में हम लोग बात करेंगे। पहला है कि वैभव फेलोशिप योजना। पहला, वैभव फेलोशिप योजना, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वैभव फेलोशिप योजना का अर्थ क्या है। यानी ये जो लिखा है और इसका है क्या, देखो वैभव ये ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैभव का मतलब है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। पहले VAI का मतलब है वैश्विक, BHA का मतलब है भारतीय और V का मतलब है वैज्ञानिक। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब पूरा पढ़ रहे, आप लॉजिक समझोगे। कह रहा अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, इंग्लिश में यही बात लिखी है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह प्रवासी एवं निवासी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था। इसी क्रम में 28 फरवरी 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को जब मनाया गया 2023 में के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि वैभव फेलोशिप योजना को किसने शुरू किया है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो वो मंत्रालय का नाम है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। यहाँ से दो क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे इसका और स्मरण बिंदु और कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी होंगी, तो देखो कह रहा है कि स्मरणीय तत्व ये वाले और महत्वपूर्ण आते हैं। पहले वो दोनों महत्वपूर्ण है, अब ये महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने हेतु 15 जून 2023 को, यानी कब, अब ये डेट याद रखनी है क्योंकि कभी कभी आपसे डेट भी पूछता है। तो इसका कौन सा पॉइंट अब यहाँ पे याद रखना कि कब शुरू की गई, तो 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप काल 2023 की घोषणा की गई थी, ये डेट याद रखनी है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी है। इसकी बात हमने कर ही ली थी, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। यह फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित देशों से अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। वैभव फेलोशिप का उद्देश्य भारत के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारितंत्र में सुधार करना है। यानी जो भारत से बाहर रह रहे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकविद, उनसे भारत को क्या लाभ हो रहा है उसके विषय में ये जानकारी दी गई है। इसके लिए ये वैभव कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक, और हम लोग बात करें चयनित वैभव फेलो को पहचाने गए 18 ज्ञान कार्यक्रमों में काम करने हेतु तो आमंत्रित किया जाएगा। यानी जो वैभव फेलोशिप के तहत जिन वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकीविदों को शामिल किया जाएगा, उनमें वो 18 क्षेत्रों के होंगे। वो 18 क्षेत्र एक नज़र आपको देखने होंगे, क्योंकि कभी कभी वो 18 क्षेत्र आपसे पूछेगा कि निम्न से किससे संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है मुख्य परीक्षाओं का या बड़े एग्जामों का। वनडे एग्जाम में इतना ही है कि वैभव फेलोशिप का अर्थ क्या है और वैभव फेलोशिप के अंतर्गत किस मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो अब वो 18 देखेंगे कौन कौन से कह रहा है। क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशनल विज्ञान, डेटा विज्ञान, फोटोनिक्स, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान। ठीक, यहाँ की बात करता है। आगे हम बात करें, हम लोग कह रहा है कि वैभव फेलो सहयोग हेतु एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे और 1 वर्ष में 2 माह एवं अधिकतम 3 वर्ष तक उस संस्थान से संबंध रहेंगे। वैभव फेलो अपने भारतीय समकक्षों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उस संस्थान में अनुसंधान गतिविधियां प्रारंभ करने में मदद करेंगे जिससे वह संबद्ध है। तो ये फेलोशिप की ये पूरी कहानी है। जो पॉइंट हमने पॉइंट आउट किए थे, जो शब्द पॉइंट आउट किए थे, उनको आपको याद रखना है। ठीक,
अगला कह रहा है माहिर। माहिर एक मिशन है, ये है क्या, देखो कह रहा मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो ये माहिर का फुल फॉर्म याद रखना है। माहिर का क्या है, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ये माहिर का है। फिर कह रहा है कि इसमें अब इसकी व्याख्या समझेंगे। कह रहा देश में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित नवीनतम एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर अत्याधुनिक एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान संचालित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के दृष्टिगत हाल ही में माहिर नामक मिशन, तो माहिर नामक मिशन किसके लिए है, तो नवीनतम एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक एवं उच्च प्रभाव अनुसंधानों के लिए किस क्षेत्र में, तो ऊर्जा क्षेत्र में। ऊर्जा क्षेत्र में पॉइंट कौन कौन से अब याद रखने होंगे, समझोगे। करा जून 2023 में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, यानी माहिर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ये माहिर का फुल फॉर्म है, माहिर ऑन एडवांस यानी मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। माहिर नामक एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है। माहिर का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ये याद रखना है दूसरा कि इसका शुभारंभ किसने किया है, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया, दोनों के सहयोग से किया गया है। ठीक, इस मिशन को वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 तक, कब तक ये काम करेगा, 27-28 तक 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि हेतु तैयार किया गया। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि माहिर योजना कितने वर्षों के लिए, 5, 7, 9, 11, तो 5 वर्षों के लिए। ठीक, आगे हम लोग बात करें, कह रहा है इसका प्रमुख उद्देश्य भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। मिशन की संरचना द्विस्तरीय है, द्विस्तरीय शीर्ष समिति, एक क्या है, शीर्ष समिति। शीर्ष समिति में क्या है, शीर्ष समिति इस मिशन के तहत निर्मित होने वाली प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर विचार विमर्श करेगी एवं अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करेगी। पहली समिति ये काम करेगी। दूसरी समिति क्या करेगी, तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति है। दूसरी कौन सी है, तकनीकी कार्य क्षेत्र समिति। यह क्या करेगी, यह समिति अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान, संभावित प्रौद्योगिकी की सिफारिश एवं अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की निगरानी करेगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण करेगी, यानी जो द्वितीय है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण करेगा। अब आगे क्या है, इस मिशन का सचिवालय CPR बेंगलुरु में है। खूब याद रखना है, माहिर का सचिवालय कहाँ है, तो माहिर का सचिवालय जो है ये बेंगलुरु में है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, आगे बात करें, कह रहा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये स्टैटिक में आ जाता है 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। इस सूचकांक का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानदंडों पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मापन किया जाता है। ठीक, खाद्य सुरक्षा मानदंडों मापन करती है खाद्य के संबंध में। आगे बात करें, कौन पॉइंट याद रखने, वो चीज याद रखना। कह रहा कि 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जो मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, आपको यह याद रखना है कि इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी की गई है। यह सूचकांक का 5वां संस्करण है, ये भी याद रखना है कि राज्य खाद्य सूचकांक का एक कौन सा संस्करण है, तो 5वां है। 5 बड़े राज्य कौन कौन से वो देख लेने हैं। पहला है केरल, 63 अंक मिले हैं। फिर है पंजाब, फिर है तमिलनाडु, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश। ठीक, कुल राज्यों में बिहार 19वें स्थान पे है। 19वें स्थान पे, कभी कभी एकदम बिहार के लिए पूछ देगा या BPSC के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, कुल अंक बिहार के अंक कितने हैं, 20.5। उत्तर प्रदेश में आप हो तो उत्तर प्रदेश के अंक आपको याद रखने हैं 52.5 याद रखने हैं। ठीक, कह रहा कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 3 छोटे राज्य कौन कौन से, तो पहले गोवा है, फिर मणिपुर है और फिर सिक्किम है, याद रहेंगे। छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 14.5 अंकों के साथ मिजोरम अंतिम स्थान पर है। मिजोरम कहाँ है, अंतिम स्थान पे, ये याद रखना कितने अंकों के साथ है, 14.5
5 अंकों के साथ है। सबसे पहले कौन है? केरल है, 63 अंकों के साथ है। ठीक, फिर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का इसमें क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर का है पहला स्थान 59.5 अंकों के साथ। यहाँ पे डिजिट कोई मतलब की नहीं। दिल्ली और चंडीगढ़। क्वेश्चन ये बना देगा कि दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर राज्य खाद्य जो अधिनियम है इसके तहत दिल्ली का कौन सा स्थान है, तो दिल्ली का स्थान है दूसरा। दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान है दूसरा। इस श्रेणी में लक्षद्वीप किस स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर कौन है? लक्षद्वीप है। कुल अंक कितने हैं? 4 है और चौथे स्थान पर है, सॉरी अंतिम स्थान पर है, सातों के हिसाब से अंतिम स्थान पे है। अगला कर निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक, एक सूचकांक है निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। देखो है क्या ये? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक को डिजाइन किया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा। आगे पढ़े, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सूचकांक सर्वप्रथम 2019 में प्रकाशित किया गया था। राज्य पीजीआई वही है, निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक इंडेक्स कहता है। तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रथम संस्करण के जारी होने के बाद से अब तक इसमें शामिल कई संकेतक समाप्त एवं निरर्थक हो चुके हैं। अतः वर्ष 2021-22 के पीजीआई राज्य संघ राज्य क्षेत्र की संरचना को संशोधित किया गया है। इसका पुनर्निर्माण पीजीआई 2.0 के नाम से किया गया है। अब पॉइंट कौन कौन से याद रखने हैं? पीजीआई 2.0 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय ग्रेडिंग प्रदान की गई है। ग्रेड प्रदान किया गया, रैंक नहीं दी जा रही है। पीजीआई के तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेडों में विभक्त किया गया। कितने ग्रेडों में? तो ये पॉइंट बन जाता है ये। उच्चतम ग्रेड दक्ष है जो कुल 1000 अंकों में से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया जाएगा। न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी 3 है, यानी पहले वाले उच्चतम ग्रेड का क्या नाम है? दक्ष नाम है। न्यूनतम ग्रेड का क्या नाम है? आकांक्षी 3 नाम है। जो 460 अंक प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया जाएगा। ठीक, अगला इसी में बात करें, पीजीआई 2.0 में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त तो नहीं है, यानी किसी भी राज्य में शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए उसे 10 ग्रेड पे शामिल नहीं किया गया, यानी दक्ष वाले पे शामिल नहीं किया गया, अर्थात 940 से ऊपर किसी के अंक नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से 10 ग्रेड। आप देखोगे दक्ष में कोई है ही नहीं, उत्कृष्ट में कोई नहीं है, अंतिम उत्तम में नहीं है, उत्तम में नहीं है, प्रचेष्ट में नहीं है। हाँ, प्रचेष्ट 2 में है चंडीगढ़ पंजाब। प्रचेष्ट 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु। अब यहाँ पे है क्या, चूंकि भारत की राजधानी है, देश की राजधानी है दिल्ली, तो आपसे पूछ लेगा कि दिल्ली किस स्थिति पे है, तो प्रचेष्ट 3 पे है। ठीक, अब आ जाओ, अब उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश का याद रखना है, बिहार से हो तो बिहार से याद रखना है, राजस्थान से हो तो राजस्थान का याद रखना है। तो आप यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, अगर आप राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गोवा, हरियाणा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, तो आकांक्षी 1 में हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यदि आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, जम्मू कश्मीर से हो, असम से हो, झारखंड से हो, लद्दाख से, मणिपुर से, तो आप किस पे हो? 2 पे। तो आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार वाले 2 पे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश की वजह से याद रखना है, बिहार वाले की वजह से याद रखेंगे, राजस्थान वाले आकांक्षी 1 पे आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम आकांक्षी 3 पे आ रहे हैं। यानी सबसे नीचे कौन है? आकांक्षी 3 था, और इसके सबसे ऊपर कौन सा? दक्ष था। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। NIRF इंडिया रैंकिंग। NIRF कभी कभी आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है, उसका फुल फॉर्म क्या है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF किसने जारी की है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक रैंकिंग जारी की है, कौन सी है? NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। कब शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 29 सितंबर 2015। पूरी कहानी पढ़ रहे। NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि NIRF का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? तो 2016 में जारी किया गया था। अब देखो 5 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 जारी की है। तो ये है किस क्रम का? तो याद रखना है 8वां है। ये कौन सा है? 8वां। पहला कब जारी किया गया? तो 2016 में जारी किया गया था पहला। ये कौन सा है? तो 8वां है। कब जारी किया? 2023 में जारी किया गया। कह रहा है ये इंडिया रैंकिंग का 8वां है, ये पॉइंट याद रखना है। इसमें निम्न 5 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग दी जाती है। एक क्या? ओवरऑल यानी समग्र, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय, फिर अनुसंधान संस्थान और इनोवेशन यानी नवाचार, इनमें दिया जाता है। साथ ही कुल 8 विभिन्न विषयों में से संस्थानों को रैंक प्रदान की जाती है। 8 विषयों में रैंक दी जाती है। इंडिया रैंकिंग 2023 में पिछले संस्करण की तुलना में निम्न 3 विशिष्ट बदलाव किए गए हैं। वो तीनों विशिष्ट बदलाव देख लेंगे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक एक नए विषय को शामिल किया गया। किस संबंधित? नवाचार श्रेणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई है, नवाचार में पहली बार। वास्तुकला नामक विषय के दायरे में विस्तार किया गया। जो वास्तुकला थी उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार करके बताया गया है। अब देखोगे NIRF में स्थान किसका किसका कौन कौन सा है, तो आपसे पहले यही याद रखना है। हालांकि आप यदि मेंस परीक्षा पे हो, PCS पे हो, RO पे हो, तो फिर आपको ये पूरी रैंकिंग याद रखनी है। IIT मद्रास प्रथम स्थान पे है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये दूसरे स्थान पे है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तीसरे स्थान पे। IIT मुंबई चौथे स्थान पे है। कानपुर 5वें स्थान पे है। कानपुर है किस रैंक के साथ? 70.23 रैंक के साथ है। ठीक, याद रखना कानपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, इस वजह से कानपुर की महत्ता बढ़ जाएगी। और मद्रास पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आया है NIRF में, इस वजह से मद्रास की विशिष्टता बढ़ जाएगी। तो ये दोनों बातें याद रखनी है, बाकी आपको क्रम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया रैंकिंग 2023 में समग्र श्रेणी में 10 में से उत्तर प्रदेश के केवल एक संस्थान IIT कानपुर को 5वां स्थान दिया गया है। समग्र श्रेणी में बिहार स्थित पटना IIT जो पटना है इसको 66वीं रैंक दी गई है बिहार के। तो बिहार वाले क्या याद रखेंगे? फिर कह रहा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक को विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है कॉलेज की श्रेणी में। ठीक है, कॉलेज श्रेणी में शीर्ष स्थान मिरांडा हाउस दिल्ली। अनुसंधान श्रेणी में शीर्ष स्थान अनुसंधान में किसको मिला है? तो अनुसंधान में मिला बेंगलुरु को, भारतीय विज्ञान संस्थान को। नवाचार में मिला है कानपुर को। तो ये भी याद रखना है कि कानपुर को किस में मिला है? तो कानपुर को नवाचार में मिला है। फिर कह रहा अभियांत्रिकी में किसको मिला? तो मद्रास को मिला है। अभियांत्रिकी में प्रथम स्थान मद्रास को। प्रबंधन में किसको मिला? तो IIM अहमदाबाद को। IIM अहमदाबाद को मिला है। फार्मेसी में किसे मिला है? तो फार्मेसी में किसको मिलेगा? तो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। चिकित्सा विषय में किसको मिला है? तो चिकित्सा विषय में मिला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। ये आपको याद रखने हैं। दंत चिकित्सा विज्ञान विषय में किसको मिला है? दंत में किसका स्थान प्रथम है? ठीक, तो दंत में है चेन्नई। दंत चिकित्सा विषय में शीर्ष संस्थान सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी संस्कृत चेन्नई यानी तमिलनाडु का है। अब कह रहा विधि विषय में किसको मिला है? तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। वास्तुकला में किसको मिला? वास्तुकला एवं नियोजन विषय में किसको मिला है? तो IIT रुड़की को मिला है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विषय में शीर्ष संस्थान किसका कौन है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। तो ये याद रखना है आपको क्रम, और 2-3-4 बार आपको लिखने हैं, क्योंकि यदि आप मुख्य परीक्षा पे बैठने के लिए सोच रहे हो तो ये चीजें आपको फैक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम के लिए केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। नए संसद भवन का उद्घाटन
औपनिवेशिक युग के दौरान नए संसद भवन की कहानी पढ़ रहे, जो चीजें आपको याद हो तो आप उसमें थोड़ा सा यस फील करिएगा। औपनिवेशिक युग कॉलोनियल इरा के दौरान अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविदों एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय के साथ साथ इंडिया गेट स्मारक और राजपथ, आधिकारिक नाम इसमें राजपथ का क्या कर दिया, कर्तव्य पथ, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ के दोनों ओर नागरिक उद्यान शामिल थे। भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक संसद भवन सेंट्रल विस्टा के केंद्र में अवस्थित था। तो याद रखना, सेंट्रल विस्टा के केंद्र पर कौन अवस्थित था, संसद भवन स्थित था। किसने बनाया था, तो लुटियंस और बर्टन ने। बात करें कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। पहला महत्वपूर्ण कि नए संसद भवन की स्थापना पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो 75 रुपए का डाक टिकट, रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। स्मारक का मतलब होता है ये चलन पे ना रहेंगे, इस वजह से ये जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सिंगोल भी स्थापित किया। ये चोल शासकों से संबंधित है, पवित्र सिंगोल। ठीक, तो याद रखना कि स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में सिंगोल स्थापित है। नए संसद भवन की डिजाइन अहमदाबाद यानी गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। तो आपको यह याद रखनी है कि नया संसद भवन किस संस्था ने बनाया है, तो HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। त्रिभुजाकार में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। कितने मंजिला है, 4 मंजिला है। नया संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 64,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। इस भवन के 3 प्रमुख द्वार हैं, चूंकि त्रिभुजाकार है तो तीनों द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये तीनों याद रखिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। कभी कभी पूछ लेगा कि कौन नहीं है, तो इसमें कुछ और भी रख देगा। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों हेतु 888 सीटें, यानी इसका मतलब है कि इन फ्यूचर सीटें बढ़ाई जाएंगी। क्षमता के अतिरिक्त राज्यसभा में 384 सीटें, यानी राज्यसभा की भी सीटें बढ़ाई जाने का प्रावधान है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि लोकसभा कितनी है, तो 888, राज्यसभा की कितनी है, तो 384 है। नए संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आंतरिक हिस्सा कैसा है लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। नेक्स्ट, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। लोकसभा किस पर आधारित है भाई, मोर पर, और राज्यसभा का आंतरिक भाग किस पे है, तो कमल पर है, कमल पर। इसके साथ ही नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थित है। बरगद स्थित है, ये भी याद रखना है कि नए संसद भवन के प्रांगण में कौन सा वृक्ष स्थित है। आपसे दे देगा अशोक दे देगा, बरगद दे देगा, देवदार दे देगा, तो आपको बरगद याद रखना है, पीपल वगैरह ऐसे नाम दे देगा, तो बरगद याद रखना है। अब बात करें सिंगोल क्या है, इसकी बात करेंगे। संसद भवन में सिंगोल की स्थापना का मामला क्या देखोगे। 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर एक पवित्र सिंगोल का निर्माण किया गया। इस सिंगोल को एक तमिल अधीनम धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। ठीक, नेक्स्ट, वर्ष 1947 में पंडित नेहरू को प्राप्त सिंगोल की लंबाई 5 फीट थी और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। अगस्त 1947 को पंडित नेहरू द्वारा सिंगोल को प्राप्त करने के बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय निवर्तमान प्रयागराज में रखा गया था। ये भी कभी कभी बन जाता है, सिंगोल कहाँ रखा गया था, किस संग्रहालय में संबंधित है, तो इलाहाबाद संग्रहालय से संबंधित है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सिंगोल की स्थापना की गई। वर्ष 1947 में उसी सिंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। सिंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव, ये भी अब याद रखना कि सिंगोल पे कौन कौन बना है, भगवान शिव हैं। पवित्र बैल नंदी की नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान, याद रखना है कि सिंगोल किससे संबंधित है, तो चोल राजवंशों से है।
चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों के माध्यम से संगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपा दिया जाता है। महायाजकों का मतलब है जो वहां के पुरोहित हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एक राजा जब अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित कर रहा है, उत्तराधिकारी बना रहा है, तो सिंगोल देता था। ठीक, नेक्स्ट, सिंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती थी। ये बातें याद रखनी है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार उड़ान देखो हमने कहा कुछ योजनाएं कर रहे हैं, तो उड़ान एक योजना है, देखोगे आप। उड़ान 5.2 इसको देखेंगे हम लोग। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना है। अब ये याद रखना है कि ये किसने शुरू किया था, तो याद रखना राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। उड़ान का पूर्ण रूप है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। आपको याद रखना उड़ान का शाब्दिक अर्थ क्या है। अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया। अप्रैल 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली। अब याद रखना कि उड़ान के तहत पहली उड़ान कहाँ से थी, जैसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पहली रेल कब से कब तक चली थी। 1853-54 के दौरान मुंबई से थाने वाला क्वेश्चन पूछता है। ऐसे इसका भी पूछता है कि उड़ान पहली कब भरी गई, तो 2017 में भरी गई उड़ान। अप्रैल में शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरणों को मंजूरी प्रदान की गई है, तभी ये 5वां आया है। उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3, उड़ान 4। अब याद क्या क्या रखने हैं वो पॉइंट देखेंगे हम लोग। उड़ान योजना के 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालय 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की थी। इस चरण का उद्देश्य देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना, ये मामला था। 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, फिर 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री, अब याद रखना केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं कौन, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो मध्य प्रदेश में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया था। तो याद रखना कि हेली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में किया गया। किसने किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं। अगले, इस अवसर पर उन्होंने उड़ान 5.2 योजना और हेली सेवा ऐप को लॉन्च किया था। कभी कभी पूछ लेगा हेली सेवा योजना किससे, हेली ऐप किससे संबंधित है, तो उड़ान 5.2 से संबंधित है। हेली शिखर सम्मेलन 2023 यानी 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और FICCI द्वारा संयुक्त रूप से। अब ये क्वेश्चन खूब महत्वपूर्ण बनता है। हेली शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके किसके मध्य हुआ है, किन किन ने भाग लिया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने लिया है, पवन हंस लिमिटेड ने लिया है, और एक है FICCI एक संस्था है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट, ज्ञातव्य है कि उड़ान 5.2 योजना श्रेणी 1A इज लेस देन 9 सीट और श्रेणी 1 इज लेस देन 20 सीट, यानी जो विमान 5.2 है ना, उसमें सीटों की बात कर रहा है कि 9 से कम है, 20 से कम है। जैसे छोटे विमानों के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। एक है तो 1.1A के तहत 9 से कम सीटें हैं और 1 के तहत 20 से कम सीटें हैं। तो ये वाला मामला याद रखना है, ना महत्वपूर्ण हो तो इतना याद रखना कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो मध्य प्रदेश में किस नाम से, तो हेली के नाम से। किसने किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। अब बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव।
जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसी में बात करेंगे हम लोग। अब देखोगे कर्नाटक, कर्नाटक का मामला है तो कर्नाटक में 15वीं विधानसभा के कार्यकाल के समाप्ति की तिथि 24 मई 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी। राज्य में मतदान 10 मई 2023 को संपन्न हुए 2023 को, जबकि मतगणना 13 मई 2023 को संपन्न कराई गई थी। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार कर्नाटक विधानसभा में, अब यहाँ पे पॉइंट बनता है कि कर्नाटक विधानसभा में कितने सीटें हैं, तो 224 सीटें हैं। कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 224 सीटें हैं, जिसमें 36 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं, 15 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। ठीक, इतना याद रखना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 73.19% मतदान दर्ज किए गए। यह कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अब तक के इतिहास में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान था, याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेगा। दूसरा, अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ से बनेंगे। 13 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत हासिल किया। उल्लेखनीय है कि 1985 के बाद से कर्नाटक की जनता ने चुनाव में कभी भी सत्तारूढ़ के दल में मतदान नहीं किया है, इतना याद रखना है। ठीक, वर्ष 2023 के चुनावों में भी यही प्रवृत्ति जारी रही। 20 मई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री, याद रखना कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार कौन बने हैं, तो ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये क्या बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब देखो कि किसको कितनी सीटें मिली हैं, हालांकि इससे आपको मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 135 सीटें मिली हैं 224 में। भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटें मिली हैं। जनता दल यानी सेकुलर को 19 सीटें मिली हैं। निर्दलीय को 2 मिली हैं। कल्याण राज्य प्रगति पक्ष को 1 मिली है। सर्वोदय पक्ष को 1 मिली है। तो सबसे ज्यादा बहुमत किसका हो गया है, कांग्रेस का हो गया है। कर्नाटक कांग्रेस ने अपना बना लिया है अब सरकार। अब देखो ऑपरेशन समुद्रगुप्त, जैसा कि आपको पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, अब कह रहा है वर्ष 2023 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना है। अब यह महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त किस महासागर से संबंधित है, तो हिंद महासागर से संबंधित है क्या कि नशीले पदार्थों की तस्करी जो होती है उसको रोकना है। ठीक है, इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और एनसीबी साथ मिलकर काम करेगी। आगे के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनते हैं, देखो 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम मेथफेटामाइन जब्त किया है। मेथफेटामाइन एक नशीला पदार्थ होता है, जैसे आप समझते हो कि हीरोइन, कोकीन, ड्रग्स ऐसे ही संबंधित होता है, उनमें इसकी मात्रा पाई जाती है और व्यक्ति को आदी बना देता है। ठीक, सबसे फैक्टर काम करता है। यह देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा व्यक्ति मूल के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है। ध्यातव्य है कि एनसीबी ने यह जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की है। मेथाम्फेटामाइन एक शक्तिशाली अत्यंत व्यसनकारी उत्तेजक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जब आपके मस्तिष्क को कोई भी चीज प्रभावित करेगी तो फिर मामला बदलता ही है। मेथाम्फेटामाइन मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा बढ़ा देता है। ज्ञातव्य है कि डोपामाइन शारीरिक गतिविधियां, अभिप्रेरण इत्यादि के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखो तो समुद्रगुप्त अभियान है किससे संबंधित है, तो हिंद महासागर में जो नशीले पदार्थों का तस्करी की जा रही थी उसको रोकने के लिए है। स्वर्ण अर्धचक्र एवं स्वर्ण त्रिभुज, ये देखो क्या है भाई, भारत के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र के मध्य स्थित है। भारत विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। वो दोनों क्षेत्र देखेंगे कौन कौन सा, देखो भाई जैसा कि आपने करंट अगर पढ़ा है और पिछली वीडियो हमारे देखे हैं तो उसमें हमने बताया था कि सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन किस देश में, तो म्यांमार में।
और म्यांमार ने किसको पीछे छोड़ा है? तो अफगानिस्तान को। तो भारत अफगानिस्तान और म्यांमार के बीच में तो है, तभी है कि स्वर्ण चंद्र एवं स्वर्ण त्रिभुज। देखोगे भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। यह दो क्षेत्र हैं, पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज एवं पश्चिम में स्वर्ण चंद्र। पूर्व में क्या नाम है? स्वर्ण त्रिभुज। पश्चिम में क्या नाम है? स्वर्ण चंद्र। देखो स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, ये याद रखना है। अफीम उत्पादन में स्वर्ण त्रिभुज पे कौन कौन आ रहा है? तो 3 देश आ रहे हैं, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस। वहीं स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत, तो अर्धचंद्र किसका झंडा होता है? तो पाकिस्तान का अर्धचंद्र है ना। तो बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अर्धचंद्र के अंतर्गत है, और त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है। लेकिन याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक अफीम म्यांमार में उगाई गई है, पैदा की गई है। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। अब देखो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो हम पहले ही बता देंगे ना कि आपको याद रखना है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। अब आगे कहानी। हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई है। इस संबंध में वर्ष 2022 में ही चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था। याद क्या पॉइंट रखने हैं? यहाँ पॉइंट ये वाले महत्वपूर्ण है। कह रहा 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र है। इस केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। यह भारतीय युवाओं को आईएएफ के जुड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस विरासत केंद्र के माध्यम से आईएएफ की लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भी निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किएगा। यानी इंडियन एयरफोर्स ने जो अब तक के सराहनीय काम किए हैं, वीरतापूर्व कार्य किए हैं, उनको यहाँ पे चित्रांकित किया जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा, ताकि जो आम लोग हैं वो जाएं संग्रहालय में, देखेंगे, थोड़ा राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जगेगा। यही मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में किया गया है। नौसेना सौर संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो दोनों बातें याद रखना है। वायुसेना का कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। नौसेना का तो उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आपको खूब पता है कि मणिपुर हिंसा केंद्र क्या थे? मैतेई जनजाति और कुकी जनजाति के मध्य था। उसी में हम लोग विस्तार पढ़ेंगे। मणिपुर 3 राज्यों तथा नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मणिपुर में 16 जिले हैं, परंतु आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। यानी यहाँ के जिलों को वैसे जिले नहीं, कुछ घाटी के जिले, कुछ पहाड़ी के जिले, ऐसे करके संबोधित किया जाता है। ठीक। अगला कह रहा है पहाड़ी जिलों की संख्या 5 है। ये राज्य के 90% क्षेत्र को आच्छादित किए हैं, जबकि घाटी जिले राज्य के 10% क्षेत्रों में ही विस्तारित हैं। मणिपुर में निवास करने वाले प्रमुख जाति समूह मैतेई, नगा और कुकी चिन है। मैतेई समुदाय मुख्यतः घाटी जिलों में, जबकि नगा और कुकी चिन जनजातियां पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं। अब स्मरणीय तथ्य क्या रहेगा कि मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गैर जनजाति मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था। मैतेई जनजाति क्या कह रही थी कि हमें एसटी में शामिल करो। कुकी जनजाति इसका विरोध कर रही थी। मैतेई जनजाति मणिपुर में एक समृद्ध जनजाति है। अगर वो जनजाति में शामिल हो गई तो वो कुकी जनजाति की जो भूमियां हैं उनका अधिग्रहण कर लेगी, उनके प्रवास, उनके सामाजिक क्रियाकलापों का अधिग्रहण कर लेगी। इस वजह से विरोध किया जा रहा है, और ऐसे नहीं कर पाएगी क्योंकि जनजाति की जमीन कोई आम व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। उसी में देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उच्च न्यायालय ने क्या कहा है, देखेंगे आगे। कह रहा उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मैतेई समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल किया गया है और कुछ एससी में शामिल हैं, जबकि ये कह क्या रही है कि इनको एसटी में शामिल करो। नेक्स्ट पॉइंट, यह समूह अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। मांग इसी वजह से कर रहा है कि मणिपुर में एक स्वामित्व स्थापित करने की वजह से कि मैतेई जनजाति एसटी में चली जाएगी
तो वो जो कुकी और नगा जनजातियां हैं इनकी क्या करेगी, संपत्ति, इनकी भूमि सबका अधिग्रहण करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। उच्च न्यायालय के इस निर्देश के विरुद्ध अखिल जनजाति छात्र संघ मणिपुर द्वारा जनजाति एकजुटता रैली का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा फैल उठी, भड़क उठी। जैसा कि आपको देखा होगा कि 2 युवतियों को सरेराह निर्वस्त्र किया गया, ऐसा कुकृत्य मणिपुर में घटित हुआ है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, गौरतलब है कि 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त की, परंतु संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का मसौदा तैयार करने के बाद उनका यह दर्जा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, अब ये महत्वपूर्ण है कि मणिपुर में जो जांच कर रही हैं वो कमेटी में व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो देखो, 4 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा गठित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इस आयोग के अध्यक्ष हैं। जो कमेटी बन रही है मणिपुर हिंसा के मामले में, उसके अध्यक्ष कौन है, तो पूर्व न्यायाधीश हैं अजय लांबा। ठीक, आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं, तो पूर्व IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास हैं और पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर हैं। आलोक प्रभाकर और हिमांशु शेखर दोनों लोग हैं। नेक्स्ट, मैतेई को ST का दर्जा के विरोध में लोगों का तर्क यह है कि मैतेई शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अग्रणी है, इस वजह से इसे ST क्यों दोगे। और SC ST में ऐसी ही जातियों को शामिल किया जाता है जिनका समाज में, शिक्षा में और इकोनॉमिक में पिछड़ापन हो। वो ऑलरेडी समृद्ध हैं तो उनको शामिल नहीं किया जा रहा है भाई। अगला पॉइंट क्या है, अतः उन्हें ST का दर्जा दिए जाने पर वर्तमान में ST का दर्जा प्राप्त समुदाय को आरक्षण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल है। साथ ही ST का दर्जा प्राप्त होने पर मैतेई समुदाय पहाड़ी जिलों में भूमि क्रय कर सकेगा। मेन मामला मैतेई का यही है, मैतेई की मंशा यही है। इससे वर्तमान जनजाति समूह अपने क्षेत्र की भूमि से वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब देखो, मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया है। इसमें क्या है देखो, तो मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके इस समिति की अध्यक्ष हैं, यानी शांति समिति की कौन है, तो अनसुईया उइके हैं। समिति के अन्य सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेन सिंह हैं, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद और विभिन्न जाति समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ठीक, ये है मामला मणिपुर का। अब देखो, मणिपुर में समझौता, मणिपुर में शांति समझौता, ये क्या देखो, 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार ने UNLF के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह प्रथम अवसर है जब घाटी स्थित मणिपुर का कोई हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने पर सहमत है। ज्ञातव्य है कि UNLF घाटी स्थित मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा कि मणिपुर का कौन सा हथियारबंद समूह अब हथियार छोड़कर समान जीवन के लिए अग्रसर हुआ है, तो UNLF फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल लिबराइजेशन फ्रंट, यूनाइटेड नेशन लिबराइजेशन फंड, ये मामले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा याद रखना कि ज्ञातव्य है कि UNLF का गठन 1964 में हुआ था। एक हथियारबंद, जैसे अलगाववादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, ऐसे ही इसका मामला था। अब देखो, ये महत्वपूर्ण बनता है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण, राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22, ये क्या है, NMIS 2021-22 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है। इसका उद्देश्य भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। महत्वपूर्ण इतना ही है कि ये जो राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण है, इसका काम क्या है, तो जो नवाचार भारत में हो रहा है उसका मूल्यांकन करना है। आगे देखें, संध्या सर्वेक्षण वर्ष 2011 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रथम राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुसरण में किया गया था। अब इसका आगे का मामला क्या है वो समझेंगे। 27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। फर्म स्त्री सर्वेक्षण, नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली, इन विभागों में जारी किया गया है, इन क्रमों में जारी किया गया है। ठीक, और इसमें कोई मतलब का नहीं है। हाँ, ये देख लेंगे
कि जो बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना तथा तमिलनाडु क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर है, जबकि बिहार इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर है। यानी जो ये नवोवेश नवाचार का मामला, इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो कर्नाटक का है, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो याद रखना है 8वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का अपना कौन सा है, 8वां स्थान है। ठीक। पहाड़ी क्षेत्रों में श्रेणी उत्तराखंड, स्कोर 31.72, शीर्ष स्थान पर, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे उच्च स्थान पर कौन है, तो उत्तराखंड है। ठीक। अपने को केवल याद रखना है कि पहले पे कौन है, तो कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु पहला, दूसरा, तीसरा। और आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश का 8वां है, और यदि आप बिहार से हो तो बिहार का सबसे नीचे स्थान है। ठीक। आगे, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसका है, तो दादर नागर एवं दमन हवेली वाला मामला, तो इसका प्रथम स्थान है। आएगा दिल्ली का, पुडुचेरी का, लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार का, जम्मू कश्मीर का, वो सब कुछ नहीं। प्रथम स्थान किसका है केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दादर नागर एवं हवेली का है। अंतिम स्थान किसका है, तो जम्मू कश्मीर का। नवाचार में अंतिम स्थान किसका केंद्र शासित प्रदेशों में, तो जम्मू कश्मीर का। समान देशों में, समान प्रदेशों में किसका है, तो बिहार का है। ऐसे आपको बार बार रिपीट करना है, क्वेश्चन याद हो जाएगा। भारत में जल निकायों का प्रथम गणना, जल निकायों की प्रथम गणना देखो। वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की जितनी जनसंख्या है 17.5 की बात कर देता है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट डेटा दे रहा है, चूंकि अब इसका मामला है कि भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है, निवासित करती है। हालांकि वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना संचालित की गई थी। यह गणना भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करती है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों जैसे तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं। बहुत है, बिल्कुल सही है। आप जैसे गांव में देखोगे, कहीं कस्बे में देखोगे, तो जो तालाब थे, जो झीलें थी, जो कुएं थे, उनमें सबने अपना अपना फाउंडेशन बना के रख लिया है, उसमें कॉलोनियां कट चुकी हैं, उसमें बस्तियां बस चुकी हैं। ठीक। उसी का किया जाएगा निरीक्षण। कराए अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गणना से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों हेतु एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। गणना के फलस्वरूप अखिल भारतीय और राज्यवार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। देश में कुल जल निकाय तो देश में कुल कितना है, तो 24,24,540 जल निकाय हैं, जिसमें ये अब डेटा याद रहे तो याद रहे, ना याद रहे तो ना याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब जल निकाय में 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा, तो आप ये देखोगे। तो देखो, जल निकायों की संख्या में 5 शीर्ष राज्य, पहला है पश्चिम बंगाल, शहरी क्षेत्र में भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है। तमिलनाडु शहरी क्षेत्रों में है। आपको 2 आंकड़े याद रखने हैं, शहरी क्षेत्रों में कौन कौन है और ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन है। और न सबके याद रहे तो उत्तर प्रदेश के तो दोनों याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश का शहरी क्षेत्रों में क्या है और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है। तो उत्तर प्रदेश का शहरी क्षेत्र में कौन सा चौथा स्थान है और ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा है, तो दूसरा स्थान है। ठीक। बाकी आपको ये पीडीएफ यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम में दे दी जाएगी। बाकी की कहानी आप वहां से भी पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण फैक्ट है, कहानी से चीजें याद रहती हैं। कह केरल ने अपना जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वनडे एग्जाम के लिए यही है कि जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन, तो केरल है। बाकी की कहानी हम लोग समझेंगे मेंस परीक्षा के लिए। कह रहा जल बजट किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाले एवं उससे बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापन है। यह किसी जल कुंड या जल वृत्त के संदर्भ में आपूर्ति के सभी स्रोतों तथा संबंधित मोचन के मूल्यांकन का एक साधन है। यह एक ऐसा मूलभूत उपकरण है जो एक प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति एवं उसके बहाव के मूल्यांकन में प्रयोग किया जाता है। जल बजट का उपयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल क्षेत्र स्रोतों के विकास को प्रतिबंधित करने हेतु किया जाता है। मेन मोटा मोटा लॉजिक कि जल बजट तैयार करने का मतलब क्या है कि ये मान लो तालाब है, इस तालाब में कितना पानी आ रहा है और इस तालाब से कितना पानी जा रहा है, ये मामला बनता है। ठीक। तो कौन है, तो केरल ने ये जारी कर दिया है। केरल में के सीएम कौन है, तो पिनाराई विजयन है, केरल के सीएम है। मोहम्मद आरिफ क्या है, वहां के गवर्नर है। भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया है। इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों एवं 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया गया है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई है,
तो तजाकिस्तान एवं नीदरलैंड द्वारा की गई है। कहाँ की गई है? तो न्यूयॉर्क में ये संपन्न हुआ है। देखोगे 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन की सह मेजबानी तजाकिस्तान एवं नीदरलैंड की है। 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतया जल हेतु समर्पित द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन है। पहला कहाँ किया गया था? तो 1977 में अर्जेंटीना में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। देखोगे चिकित्सा उपकरण का व्यापक वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया गया है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रत्यारोपण, उभयभोग्य एवं डिस्पोजेबल, सर्जिकल उपकरण एवं इन विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकरण। ठीक, ये कोई मतलब का नहीं, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लेंदी रहेगा। नेक्स्ट वो याद करते हैं। हाँ, ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। देखो विश्व भर में पुस्तक ग्रामों का पठन पाठन लेखन एवं पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पुस्तक ग्राम एक शांतिपूर्ण प्रेरणादायक वातावरण का सृजन करता है जो सृजनात्मक या क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। स्मरणीय तत्व क्या याद रखना है कि जो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है वो कौन है? तो देखो कि बांदीपुरा जिले का अरमगम गांव है। बांदीपुरी जिले का कौन है? अरमगम गांव है। और ये कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक गांव बन चुका है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि देखो ज्ञातव्य है कि हे आन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। हे आन वे क्या है? विश्व का पहला पुस्तक नगर है। ठीक है, यह वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना। भारत में कहाँ? जम्मू कश्मीर में पहला बन गया है। और विश्व में कहाँ था? तो हे आन वे है। कहाँ है? यूके में स्थित है। नेक्स्ट की बात करें, 2017 में भिलार गांव जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता मिली थी। देश के पहले पुस्तक ग्राम कौन है? तो महाराष्ट्र का सितारा जिले के भिलार गांव है। और जो जम्मू कश्मीर का अरमगम गांव है ये सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है, बांदीपुरा अरगम गांव। बांदीपुरा अरगम गांव। नेक्स्ट की बात करें, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना आपके दिमाग में जैसे ही अरावली पढ़ी आपने, आपके दिमाग में ना चाहिए विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 77-22 मीटर की है। बाकी कहानी देखो, अरावली पर्वत श्रेणी 4 राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों तथा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में विस्तारित है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला के 4 क्षेत्रों में। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। गौरतलब है कि वर्तमान में यह पर्वत श्रृंखला अपक्षय एवं अपरदन के कारण अपशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। खूब याद रखना, अरावली किसका उदाहरण है? अपशिष्ट का है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला को अक्षय अपरदन, मरुस्थलीय एवं भूमि क्षरण से बचाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। देखो हाल ही में भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। खूब बनता है कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन में आ जाएगा पीएम मोदी, आप वही कर दोगे। मोदी जी ने नहीं किया, किसने किया है? भूपेंद्र यादव जी ने किया है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। 5 किलोमीटर के क्षेत्र को हरित बनाना है। यह वानिकी के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वैसे भी वृक्षारोपण से भूमि अपरदन रुकता ही है, जल अपरदन रुकता ही है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। देखो इसमें क्या है? खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के साथ खाद्य बाजार को 32%, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 14%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 60%, 6% है। वर्तमान में ये डेटा से कोई मतलब नहीं। अब ये है कि उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग जो है वो तृतीयक स्तर में है। याद क्या रखना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बनी है। ठीक, यह नीति अगले 5 वर्ष तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन तक प्रभावी रहेगी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या है आम आदमी पार्टी का? जैसे कि आपको पता है झाड़ू है। देखो क्या है, चुनाव चिन्ह आदेश 1967 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों इस प्रकार है। अब ये आपको मानदंड याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर मानदंड ये पाते हैं फिर नहीं पाते हैं, तो ये कभी कभी शामिल होते हैं कभी नहीं शामिल होते, तो ये याद रखनी। क्या याद रखनी है? देखो, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत मिले हों, और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें, कम से कम 4 सीटें तो पाई हो भाई। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, न्यूनतम 2% पर, और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी रहे हों, कोई बात नहीं। उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ये तीनों फैक्टर लगते हैं तब किसी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। नेक्स्ट, किसको मिल गया है? तो हाल ही में किसको मिल गया? तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो देखो है इसमें क्या क्या है मामला, और कौन कौन से, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो कभी कभी आपसे ये पूछेगा किसको मिला, तो आप तो कह दोगे आम आदमी पार्टी को। किससे वापस ले लिया गया? तो इतने को। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब 6 हो गई है। अब कितनी हो गई? 6 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में व्याख्या की बात है। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया था 2023 में आम आदमी पार्टी ने। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले ही राष्ट्रीय स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है। 3 में तो वैसे ही भी प्राप्त है। ठीक, इस प्रकार गुजरात में प्राप्त हो गई तो 4 में प्राप्त हो गई। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया। ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है। इतना याद रखना है कि 4 राज्यों में दिल्ली भी आ जाएगा। अब देखो वर्तमान में वो 6 जो हैं वो हैं कौन कौन सी, तो देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम जिसको कहते हो, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी कहते हो, और आम आदमी पार्टी यानी आप कहते हो। ये 6 आपको याद रखनी। कभी कभी इन्हीं से क्वेश्चन बना देता है, रीजनिंग में बना देगा या वनडे एग्जाम में बना देगा, करंट में बना देगा, किसी भी तरीके से बना देगा। आज आपका सेशन पूरा होता है। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इतना पढ़ते रहिए। यूपी रेगुलर क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। इतना करते रहिए। आपका कोई भी एग्जाम हो, वो यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो, आगे एग्जाम तो होंगे, पेपर लीक हो या ना लीक हो, एग्जाम तो होंगे, और एग्जाम की तैयारी भी करनी होगी। आपको करंट पे जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, निश्चित है आपको सफलता पे बेहतर स्कोर कराएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।